खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान और अमेरिका दोनों जबरदस्त जंग की तैयारी में जुटे हुए हैं, जहां एक और अमेरिका ने जितने अपने 19 जहाज खड़े हैं उन सभी जहाजों पर मिसाइल्स पहुंचानी शुरू कर दी है, और दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी सुरंगों से मिसाइल्स निकाल दी हैं, नए लॉन्चेस निकाल दिए हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, एक ऐसी खबर जिसका जिक्र शायद आपने पहले सुना हो ना सुना हो, मैं बताना चाहूंगा आपको। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के एम्बेसडर जो है उनकी तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया। अमीर सईद इरावानी साहब जो हैं, यूनाइटेड नेशंस में ईरान के एम्बेसडर हैं, उनका कहना है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए डकैत शब्द का इस्तेमाल किया है। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका डकैती कर रहे हैं और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अब ये बात ईरान ने क्यों कही? ये बात ईरान ने इस रेफरेंस में कही, ईरान का कहना है जिस तरह से अमेरिका ने हॉर्मूज को ब्लॉक कर रखा है, ईरान के जहाजों को रोका जा रहा है, ये आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसा है। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है, ईरान का यह कहना है कि जो ईरान के जहाजों पर अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने कब्जा किया है, यह सरासर डकैती है। यह समुंदर में जो लुटेरे होते हैं, समंदर के जो डकैत होते हैं, वो जो हरकत करते हैं, वैसी हरकत डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई बातें कही हैं जो बेहद अहम हैं। देखिए, अमीर सईद इरावानी जो एम्बेसडर हैं ईरान के, वो अपनी हर बात को बड़ी साफगोई से रखते हैं और बड़े एग्रेसिवली रखने के लिए जाने जाते हैं, और यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने ये बात कही है, एक चिट्ठी लिखकर ये बात कही। उनका कहना ऐसा है कि अमेरिका ने जिस तरह से ब्लॉक कर रखा है हॉर्मूज को, अब ईरान को पूरा अधिकार है इसका जवाब देने का। बात नंबर 1, इशारे समझिए क्या कह रहा है ईरान। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जो कब्जे में लिया गया ईरान के जहाजों को, जो अमेरिका की नेवी ने कब्जे में लिया है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा रखी है अमेरिका ने। ये पूरी तरह से दादागिरी है और ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। ईरान के अब तक 2 जहाज ऐसे हैं जिन पर हमला किया गया अमेरिका की तरफ से, इसको लेकर ईरान बेहद गुस्से में है। तो ये बात यूनाइटेड नेशंस में रखी गई कि ये डकैती की तरह है और एक डकैत की तरह अमेरिका व्यवहार कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो व्यवहार कर रहे हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, एक बड़ी बैठक फिर से हुई है व्हाइट हाउस में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, मार्को रूबियो मौजूद थे, पीट हेग्सेथ मौजूद थे। अमेरिका की सेना से जुड़े हर बड़े अधिकारी को उसमें शामिल किया गया और इस बैठक में 2-3 ऑप्शंस पर विचार हुआ कि अब क्या करना है। उसके बारे में शॉर्ट में जानना जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं अब आगे। देखिए, पहली बात तो ये कही गई, ईरान की तरफ से जो प्रस्ताव आया है, ईरान ने अपने प्रस्ताव में साफ कर दिया है कि पहले जो जहाज लेके खड़े हैं, आप ये जहाजों को यहां से हटाइए तो हम हॉर्मूज खोल देंगे। न्यूक्लियर डील पर अभी कोई बात नहीं होने वाली, यूरेनियम पर अभी पहले दौर में कोई बात नहीं होगी, पहले आप ये जहाज हटाइए, उसके बाद बात की जाएगी। ये प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप को मंजूर नहीं है। तो अब पहले ही जो रणनीति तैयार की गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो ये कि जिस तरह से अभी ईरान को घेर के खड़ा रखा गया है, अपने जहाजों को, हॉर्मूज को जिस तरह से घेर कर रखा गया है, कुछ दिन तक, आने वाले कई और दिनों तक इसी तरह से घेर कर खड़ा रहा जाए। ये पहली थ्योरी थी, पहला ऑप्शन डोनाल्ड ट्रंप के सामने। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि ईरान का जो ऑयल है, मैंने आपको कल अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ईरान के जितने ऑयल वेल्स हैं, कुएं हैं, वो पूरे फुल हो चुके हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहा है। ईरान में बहुत तेजी के साथ जो कुएं हैं उनमें बहुत तेजी के साथ ऑयल बनता है, ऊपर की तरफ आता है, वो फुल हो गए हैं। तो ऐसे हालात में वो कुएं पूरी तरह से खराब हो सकते हैं। अगर कोई भी कुआं पूरा भर जाए तो, और उसमें पानी मिल जाए या किसी तरह का कंटामिनेशन हो जाए तो खराब हो जाता है कुआं, हमेशा के लिए बंद करना पड़ता है उसको। इस सूरत हाल में उसको खाली करना जरूरी है। तो ईरान ने अपने ही ऑयल में निकाल के कई जगह आग लगानी पड़ी। तो अमेरिका की कोशिश है कि ईरान को पूरी तरह से जो है इकोनॉमी को और बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। पहली रणनीति यानी कि घेर के खड़े रहो। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन यह है कि पहले घेर के खड़े रहिए और फिर धीरे से हमला कर दीजिए। यह दूसरा ऑप्शन था जिस पर चर्चा हुई। तीसरा ऑप्शन यह है कि जिसपे ईरान की जो सेना है, मैंने आपको पहले ही कहा, अहमद वाहिदी साहब वो शख्स हैं, ईरान की सेना पूरी तरह से कंट्रोल में, और ईरान की सेना ने मन बना दिया है कि अमेरिका के सामने हम एक इंच भी नहीं झुकेंगे। जो जनता बोलेगी वैसा ही होगा। और जनता का मूड आप जान रहे हैं, ईरान की जो जनता है उसका मूड बेहद एग्रेसिव है।
और वो किसी भी तरह से कोई डील वील के पक्ष में नहीं है। देखिए मेरे से मैं अब चूंकि डील की एक बार फिर बात हो गई है, तो कल मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, संभवतः पाकिस्तान के मेरे किसी व्यूअर ने जो है वो कमेंट भेजा और उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि आप पाकिस्तान में जो डील की कोशिशें हो रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, अमेरिका और ईरान में डील हो जाए, आप इनका विरोध क्यों करते हैं? इस कोशिश का क्या पाकिस्तान में ये कोशिश हो रही है इसलिए आप विरोध करते हैं इसका? देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये डील इस्लामाबाद में हो या बातचीत इस्लामाबाद में हो या ओमान में हो या जिनीवा में हो, पहले जो 6 दौर की बातचीत हुई वो तो पाकिस्तान में नहीं थी। तब भी मेरी ये राय थी कि इस डील के जरिए सिर्फ ईरान को धोखा देने की कोशिश है, और ये मेरी ही राय नहीं थी, ये ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब की भी राय थी। मैं अब भी सुप्रीम लीडर की जब भी बात होती है तो अली खामनेई साहब ऐसा लगता है कि अभी भी वही सुप्रीम लीडर हैं, तो वो कभी ऐसी मिस्टेक हो जाए तो उसको अन्यथा ना ले आप। तो मैं यही मान के चलता हूं कि अभी भी अली खामनेई साहब ही सुप्रीम लीडर हैं और उन्हीं के राह पे ही पूरा ईरान चल रहा है साहब। तो देखिए वो खुद इस बात को बोल के गए थे, आप उनके एक्स मीडिया पे जो वीडियोस पड़े, जो एक्स पर उनके जो पोस्ट हैं आप वो देख लीजिए, आप उनके वीडियोस देख लीजिए। वो हमेशा यही कह रहे थे शुरू से आखिरी तक कि इनसे बातचीत करने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका की नीयत अच्छी, साफ और ट्रांसपेरेंट डील करने की नहीं है। अरे आप कुछ समझिए इस बात को, जो ईरान के सुप्रीम लीडर को अगर निशाना बना सकते हैं, उन पर कैसे विश्वास किया जाए? ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात ईरान की जनता कह रही है। विश्वास करने का तो सवाल ही नहीं उठता दूर दूर तक। आपको डील का कौन सा फ्रेमवर्क ये समझ में आ रहा है जिसमें जो है एक फ्री एंड फेयर डील की आप उम्मीद कर रहे हैं? बताइए मुझसे, फ्री एंड फेयर डील कैसे हो सकती है? ईरान का कहना बड़ा साफ है, भाई न्यूक्लियर एनर्जी रखना हमारा अधिकार है, हम पीसफुल काम के लिए अपनी न्यूक्लियर एनर्जी चाहते हैं, अपना यूरेनियम चाहते हैं, हमारे साइंटिस्ट ने उसको डेवलप किया है और ये हमेशा से ईरान कहता रहा। ईरान ने तो वो समझौता भी नहीं तोड़ा था जो 2015 में हुआ था बराक ओबामा के समय, और बाकी देशों के साथ ईरान ने समझौता किया था। उसे किसने तोड़ा था? डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ा था उसको। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार सत्ता में आए थे तब उन्होंने तोड़ा था उसको, ईरान ने तो नहीं तोड़ा था। अली खामेनी साहब इस बात को जानते थे कि हमला होने वाला है साहब, और वो इस बात को बोल के गए हैं कि अमेरिका के साथ बातचीत का कभी कोई नतीजा नहीं निकल सकता। और ये भी एक ऑप्शन है अमेरिका के इसमें, जो मैं आपको ऑप्शंस गिना रहा हूं, इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि अभी चूंकि फंस गया अमेरिका, तो अभी आप बातचीत शुरू कर दीजिए जैसा पिछली बार हुआ, और कुछ समय बाद जब आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए तो फिर से हमला कर दीजिए ईरान पे। यही तो तमाशा चल रहा है पिछले, आप क्या समझ नहीं पा रहे ये क्या हो रहा है? पिछले समय से पहले 12 दिन की जंग हुई, फिर उसके बाद जो है 6 दौर की बातचीत हुई और बातचीत के बीच में हमला कर दिया। क्या मतलब इस बात का? तो क्या करे ईरान? अपना न्यूक्लियर अधिकार छोड़ दे? ईरान अपना यूरेनियम छोड़ दे? क्या करे ईरान? सरेंडर कर दे? क्या करना चाहिए ईरान को? यहां ईरान की जीत हुई है, और कम से कम मेरी समझ तो साहब ये कह रही है कि ईरान ने जबरदस्त जीत हासिल की है। होना तो ये चाहिए कि ईरान को, मुझसे पूछा जाता है कई बार कि ईरान ने क्या करना चाहिए, ईरान को पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए तेहरान में, और ईरान के राष्ट्रपति उसमें शामिल हो, अब्बास अराक्ची साहब शामिल हो, सेना के प्रतिनिधि शामिल हो, और एक बड़ा अनाउंसमेंट किया जाए कि इसमें ईरान की जीत हुई है। पूरी दुनिया के सामने बात बताई जाए कि किस तरह से हमने अमेरिका को पूरे अरब देशों में एक एक ठिकाने उड़ा दिए, उनके जितने बेसिस थे। मैं आपको बताऊंगा पेंटागन क्या कह रहा है। पेंटागन ने हाथ जोड़ दिए, कह रहा है कि साहब हम ईरान की मिसाइल्स का मुकाबला नहीं कर सकते। ये रिपोर्ट आई है पेंटागन की कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं खुर्रमशेर और फतह 2, इसका और सेजिल का मुकाबला अमेरिकन डिफेंस सिस्टम नहीं कर सकता। ये रिपोर्ट पेंटागन ने सौंपी है डोनाल्ड ट्रंप को। और बताइए, आप जाके पढ़ लीजिए न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है और वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या कह रहा है और वहां के अखबार क्या छाप रहे हैं इसके बारे में। तेहरान में एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, जीत का अनाउंसमेंट होना चाहिए, और ईरान को, पूरे सभी देशों को, यूनाइटेड नेशंस के जितने देश हैं 200 देश, उनको यह बताना चाहिए ये बात कि हमने हॉर्मुज बंद नहीं किया। ये दादागिरी किसकी हो रही है ये बताना चाहिए ईरान को सबके सामने कि हम यहां से जहाज निकलने को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये घेर के कौन खड़ा हुआ है, ये दादागिरी कौन कर रहा है? ईरान तो नहीं कर रहा। ईरान तो हमला करने नहीं गया था किसी देश पे, तो फिर ईरान डील क्यों कर ले? बताइए, ईरान क्यों झुक जाए? ईरान में कहा न्यूक्लियर पावर, पुतिन को तो कोई दिक्कत नहीं है वहां पे न्यूक्लियर प्लांट लगाने में, मिल गया वहां पे। क्या ईरान में कौन सा न्यूक्लियर बम मिल गया? बताइए, मिल गया कोई न्यूक्लियर बम? ये बात साफ है ना कि झूठ बोलकर हमला किया गया, और असैसिनेशन करते हैं आप सुप्रीम लीडर का, और उसके बाद ये उम्मीद करते हैं कि ईरान जो है वो आपकी बात मान ले। कैसे मान ले बात? बिल्कुल नहीं माननी चाहिए बात साहब। मेरी तो डिप्लोमेटिक समझ यही कहती है, मैंने जहां से जो पढ़ाई करी है उसके हिसाब से समझ यही कहती है, ईरान जीता है, ईरान को अपनी ही शर्तों पर डील करना चाहिए, वरना फिर धोखा होगा साहब। अहमद वाहिदी साहब निशाने पे हैं,
वो लोकेशन नहीं मिल पा रही है। मुस्तफा खामेनी को खोजने की कोशिशें चल रही हैं कि कैसे उनकी लोकेशन ट्रेस हो जाए। हकीकत ये है ईरान के जो आर्मी चीफ है, आईआरजीसी चीफ है अहमद वाहिदी, सीआईए की टॉप लिस्ट में है, पहले नंबर पे हिट लिस्ट में है, लेकिन खोज नहीं पा रहे हैं उनको। ईरान के सुप्रीम लीडर का असैसिनेशन इसलिए हुआ क्योंकि वो अली खामेनी साहब ने छुपने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि आप मेरे तेहरान के, वो अपने तेहरान के लोगों से मोहब्बत करते थे, वो ऐसे नहीं थे कि हमला हो जाए पार्टी में तो भग ले वहां से। तस्वीरें देखी सबने, ईरान के शेर थे वो, अपनी जनता के बीच रहे, शेर की तरह रहे और शेर की तरह ही शहीद हुए। और उन्होंने ये बात कही कि तेहरान के जितने लोग हैं आप उनको बंकर में ले जा सकते हो क्या, छुपा सकते हो क्या? सेना ने कहा जी नहीं कर सकते। तो बोले ठीक है, मैं भी नहीं छुपूंगा। अगर अली खामेनी साहब चाहते तो दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको खोज लेता और उन पे हमला कर देता, सवाल ही नहीं उठता। समझे आप? तो मैं आपका जो जवाब दे रहा था, जो एक भाई साहब ने जो कमेंट किया, देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बात इस्लामाबाद में हो रही है कि ओमान में हो रही है कि जिनेवा में हो रही है कि यूनाइटेड नेशंस में हो रही है या कहाँ हो रही है। सवाल ये है जब दो पक्ष बात करने बैठे हैं तो क्या दोनों पक्ष, अमेरिका इस बात को तैयार है, ईरान के अधिकारों को स्वीकार करने के लिए तैयार है? जब तैयार ही नहीं है तो डील कैसे हो सकती है? मिसाइल्स नेतन्याहू ये डील होने ही नहीं देंगे कभी। जो मिसाइल्स ने इजराइल का जो हाल किया, उसके बाद जब तक वो मिसाइल्स हैं ईरान के पास तब तक बात खत्म है। नेतन्याहू का प्लान सफल ही नहीं हो पाएगा। नेतन्याहू डील होने ही नहीं देंगे। आप बात करते रहिए, कुछ करते रहिए। और एक बार आपने यूरेनियम सौंप दिया, एक बार ईरान ने अपना यूरेनियम सौंप दिया, उसके बाद तो पता नहीं फिर क्या होगा। फिर आप समझिए, इतनी तो समझ सबकी होनी ही चाहिए। तो सवाल इसलिए ये नहीं है कि जो मैं एक दर्शक है उनकी इस बात का जवाब देना चाहता हूं, सवाल ये नहीं कि डील कहाँ हो रही है या क्यों हो रही है। सवाल ये है कि नीयत क्या है डील करने वाले की। यही बात अली खामेनी साहब कह रहे थे। और देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी एक है ना ऑप्शन है इसमें कि आप जो है पहले बातचीत करिए और फिर उसके बाद अपनी सुविधा के हिसाब से हमला कर दीजिए। ये चौथा ऑप्शन उस मीटिंग में डिस्कस किया गया। और एक पांचवा ऑप्शन भी डिस्कस किया गया है मीटिंग में, जो सोर्सेज बता रहे हैं, और वो ये कि साहब अमेरिका जो है अपनी जीत घोषित कर ले और अपना लाव लश्कर लेके फिलहाल निकल ले। क्योंकि हो क्या रहा है, अमेरिका में चुनाव होने हैं, अमेरिका में मिड टर्म्स जो है उसमें डोनाल्ड ट्रंप को यह साबित करना है कि भाई मेरी पॉपुलैरिटी बनी हुई है, जबकि वो घट गई है, वो 37% तक पहुंच गई है। तो अब ऐसे में ये लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, भाई पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी प्रभावित हो रही है। बड़ी सिंपल सी बात है, सिर्फ तेल का सवाल नहीं है, बड़ी सारी चीजें हैं। पूरी आईटी इंडस्ट्री इससे हर्ट हो रही है। सेमीकंडक्टर बिजनेस जो है चाइना का, ताइवान का, वो हर्ट हो रहा है। पूरी दुनिया का इस पर असर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर असर हो रहा है। तो इसका बड़ा असर है और दबाव है डोनाल्ड ट्रंप पे। तो एक ऑप्शन ये भी डिस्कस किया गया कि भाई हम अपनी जीत घोषित करेंगे, हम जंग जीत गए और डोनाल्ड ट्रंप अपने जहाज लेके फिलहाल निकल ले, आगे फिर देखा जाए क्या करना है। लेकिन इसमें यह भी फिर कैलकुलेशन किया गया कि भाई ईरान की क्या प्रतिक्रिया होगी, अगर हम बाहर निकल गए तो फिर ईरान क्या करेगा, कहीं इसमें हमारी बड़ी हार ना मान ली जाए और फिर और बुरा हाल ना हो जाए। तो ये कई सारे ऑप्शंस हैं जिस पे चर्चा हुई, लेकिन अब वो मैटर नहीं करता। अब जो मैटर करता है वो ईरान क्या करेगा, वो मैटर करता है। और जो ईरान के राजदूत कह रहे हैं, सुनिए, जहां से बात शुरू की थी कि अमेरिका की हरकतों का जवाब देने का अधिकार है ईरान के पास। ईरान की सेना यह कह रही है दूसरे शब्दों में कि अगर यह ब्लॉकेड बना रह गया तो इस बार हमला हम करेंगे। ईरान के जितनी मिसाइल्स हैं वो तैयार हैं, रेडी मोड में है। और देखिए इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होगा ईरान की, इसमें दो मत नहीं है। जो तेल नहीं जा पा रहा है, आप कब तक ईरान उसको कैसे रोक के रखेगा? भाई जहाज चीन को भी नुकसान होगा, लेकिन इसमें देखिए एक दूसरा पक्ष भी है इसका। ये खेल असल में अब तेल का खेल हो गया है। ये शुरू कहीं और से हुआ था, यूरेनियम से और पता नहीं कहां से, लेकिन ये मामला जो है वो ऑयल इंडस्ट्री को जबरदस्त खेल चल रहा है। अमेरिका जो है उसका ऑयल बिजनेस, आप देखिए बैलेंस शीट चेक करिए कि अमेरिका ने कितना तेल बेच दिया पिछले एक महीने में। तेजी के साथ अमेरिका का तेल मार्केट में बिकना शुरू हुआ है, खासकर वो वेनेजुएला से निकाला जा रहा है। कब्जा अमेरिका का उस पर, अब ईरान का तेल जा नहीं पा रहा है, तो अमेरिका का ऑयल बिजनेस भी जो है वो तेजी से ग्रो कर रहा है। एक उसका नतीजा ये भी है, अमेरिका जो है, चीन जो है उसको नुकसान हो रहा है, रूस का भी तेल तेजी से बिक रहा है। तो इसमें कई सारी चीजें हैं। ये एक ऑयल वॉर भी चल रहा है, बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन ये सिचुएशन नहीं चलेगी। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि साहब अगर ये जहाज नहीं हटाए तो इस बार हमला हम करेंगे। और ये निश्चित रूप से ज्यादा दिन सिचुएशन नहीं चलेगी। आप देखिए ये जो है हालात, अगले एक दो दिन के अंदर ये बात तय हो जाएगी कि मामला किस तरफ जा रहा है, ट्रंप का रुख क्या है। और अगर ट्रंप यहीं पर रोक के खड़े रह गए ज्यादा दिन तक, तो ईरान की सेना, जनता वैसी गुस्से में है,
और ईरान की सेना भी आप देख ही रहे हैं किस मूड में, बेहद एग्रेसिव मूड में। तो देखिए अगले जो है वो 48 घंटे में ये बात तय हो जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या रुख है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला लेंगे वो ये बात डिसाइड करेगा कि मामला किस तरफ जा रहा है। और ईरान का अगला कदम क्या होगा, ईरान इस बार हिचकेगा नहीं हमला करने से, आप ये बात भी समझ लीजिए। अब जो है वो आईआरजीसी का जो मूड है वो ज्यादा दिन तक ये ब्लॉकेड नहीं रहने वाला है। ये तो या तो अमेरिका इसे पीछे खींचेगा या ईरान इसे तोड़ेगा, तो दो में से एक चीज होगी और वो तय है। ये ज्यादा दिन तक ये खेल चलेगा नहीं कि जहाज घेर के खड़े हैं। और दूसरी तरफ देखिए एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है, कमर्शियल जहाज था MV ब्लू स्टार 3, एक जहाज था जो कि अरब सागर से होता हुआ ओमान की खाड़ी की तरफ बढ़ा आगे, अमेरिका की हेलीकॉप्टर्स आए और उसको कब्जा कर लिया, उस पर उतर गए और बोला कि भाई ये जहाज तो जो हमको शक है कि ईरान जा रहा है तो हम इस पर चेकिंग करना चाहते हैं। बाद में पता चला कि वो जहाज तो ईरान जा ही नहीं रहा था, वो जहाज तो ओमान ही जा रहा था। फिर उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर में लदे और वहां से चल गए। ये तो इंफॉर्मेशन है अमेरिका की। भाई मेरी टाइम में तो जो है मैं यहाँ पे भारत में बैठे बैठे जो है मैं मेरी टाइम इन्फॉर्मेशन चेक करता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि कौन सा जहाज कहाँ जा रहा है। तो ये तो बड़ी हैरानी की बात थी। या तो कुछ शक हो रहा था अमेरिका को कि कुछ इसमें हथियार आ रहे हैं। आजकल सबसे बड़ा डर यही सता रहा है अमेरिका को कि भाई वो ईरान जो है, चीन जो है वो मिसाइलें तो नहीं भेज रहा। आजकल सबसे बड़ा डर यही है कहीं वो पोटेशियम पर क्लोराइड तो नहीं आ रहा और 1000-2000 मिसाइल बन जाए ईरान की। ईरान में बहुत तेजी से, उस पर अलग से बात करेंगे। तो अभी हालात ये है कि वो जहाज पर उतरे, बाद में उसको छोड़ा कि बोले अरे गलत जहाज पकड़ लिया था साहब। तो ये हालात है। और दूसरी तरफ जो है पेंटागन की रिपोर्ट आई है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स तो रोकना बड़ा मुश्किल है। पेट्रियट और थार्ड खत्म है और जो नए एडवांस मिसाइल्स हैं उनको रोकना मुश्किल है। और ईरान कह रहा है अब की बार हम नई मिसाइल से हमला करेंगे, नई मिसाइल्स तैयार हैं। और वही रिवर्स इंजीनियरिंग भी शुरू हो रही है, उस पर भी अलग से बात करेंगे एक बार कि वो बंकर बस्टर बम गिरे, जो मिसाइल्स गिरी जो फटी नहीं अमेरिका की, उस पर बड़ी से रिसर्च हो रही है ईरान में। और वैसी तकनीक की मिसाइल्स तैयार, वही टॉमहॉक अब ईरान में बनेगी, आप देखिए बिल्कुल उसी कैपेसिटी की। और पता नहीं किसको किसको जाएंगी, पता चला हिजबुल्ला के पास भी पहुंच गई और हूती के पास भी पहुंच गई, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए हालात ये है कि जबरदस्त तनाव है। यूएई भी ओपेक से बाहर आ गया है, आपने खबर देखी वो ओपेक से बाहर आना। यूएई और अरब वो दोनों के बीच में भी अब खेल शुरू हो गया है। ये ऑयल वाला मामला जो देखिए हालात चीजें बिगड़ गई हुई है, मिडिल ईस्ट का समीकरण बिगड़ गया है और ये बात तय हो चुका है कि अब यहाँ पर ईरान को आप दबा नहीं सकते। अब ईरान कम से कम मिडिल ईस्ट के आसपास की कंट्री में सबसे बड़ा देश बन के उभरेगा, इसमें कोई शक नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। देखिए मैं अपने व्यूज रखता हूँ, अगर आपको असहमति होती है तो आप कमेंट करके बताइए कि आप असहमत हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से अपने व्यूज रखता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।